आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के बायोलॉजी का दूसरे जो साइंस की ब्रांचेस हैं, जो दूसरे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके साथ क्या रिलेशनशिप है और क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं या एक दूसरे से सेपरेट हैं। इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बायोफिज़िक्स की, कि फ़िज़िक्स का बायो के अंदर क्या रोल है और क्या ये आपस में इंटरलिंक्ड है और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो बायोफिज़िक्स में बेसिकली हम फ़िज़िक्स के रूल्स और प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम फ़िज़िक्स का एक लॉ है जिसे हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, कि कैसे एक चीज़ दूसरी जगह मूव करती है, इसको हम लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसी तरह हम बायोलॉजी के अंदर भी ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट की बात करते हैं। तो बायोफिज़िक्स और फिज़िक्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है और इनका आपस में बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। इसी तरह बहुत सी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी हम फिज़िक्स को यूज़ कर रहे होते हैं और फिज़िक्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। द सेकेंड इज़ अ बायोकेमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का बायो के साथ क्या रिलेशनशिप है। हम कोई भी फूड इनटेक करते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो बहुत से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं जो उस फूड की ब्रेक डाउन करते हैं और बाद में वो फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वहाँ पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरह हमारे पास जो सिट्रिक एसिड साइकिल है, वहाँ पे भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। उसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उन सब में केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें भी हमारे पास केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जो कि केमिकल प्रोसेस है। हम सब जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो एक केमिकल प्रोसेस है। द थर्ड वन इज़ अ बायोमैथमेटिक्स। बायोमैथमेटिक्स में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम मैथ्स को यूज़ करते हुए सॉर्ट आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी एक साइंटिस्ट है, वो साइंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके पास बहुत ज़्यादा डाटा आ गया और उसने बहुत ज़्यादा डाटा को कलेक्ट कर लिया है। तो अब उस डाटा को वो कैलकुलेट कैसे करेगा, उसके लिए उसको मैथ्स की ज़रूरत होगी, वो उसमें मैथ्स यूज़ करेगा। इसी तरह बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कोई भी लैब वर्क परफॉर्म करने से पहले कैलकुलेशंस करते हैं कि आया जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं क्या वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। द फोर्थ वन इज़ अ बायोजियोग्राफी। तो बायोजियोग्राफी में हम बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, वो डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आता है कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती क्यों हैं या कैसे होती हैं, और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन उनका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आएंगे कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो सकती हैं। बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं इसके लिए, लाइक रेन हो सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, या ज़लज़ला आया होगा, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुई होगी, जिसकी वजह से एक स्पीशी के जो ऑर्गेनिज्म थे कुछ एक रीजन में चले गए और कुछ दूसरे रीजन में चले गए। तो इसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रिज़ल्ट क्या होता है। नंबर वन, इसका जो इम्पैक्ट होगा कि वो सेम स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक दूसरे से आइसोलेट हुए, मीन्स वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए एक दूसरे से। इट्स मीन कि वो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, उनकी आगे जनरेशन नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि जो सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से आइसोलेट हुए थे, डिफरेंट रीजन्स में चले गए थे, तो दोनों जो रीजन थे डिफरेंट थे, उनका इन्वायरमेंट डिफरेंट था, उनका हैबिटेट डिफरेंट था, उनका जो फूड था वो डिफरेंट था, वहाँ का लाइफस्टाइल डिफरेंट था, वहाँ का जो इन्वायरमेंट था, जो वहाँ का एक हैबिटेट था वो टोटली डिफरेंट था। तो वो क्या हुए कि एक दूसरे से जेनेटिकली इनकम्पेटिबल हो गए। द लास्ट वन इज़ अ बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिज्म की इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी है, उसकी प्रॉफिट वैल्यू कितनी है, अगर उसका लॉस कितना हो रहा है, हमें उसके बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे वीट की एग्जांपल दें, तो अगर हमारे पास जो वीट है जो ग्रो हुई है उसकी हमारे पास कॉस्ट वैल्यू क्या थी, उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या थी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बायो इकोनॉमिक्स में, और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितना बेनिफिट हुआ है उससे और कितना लॉस हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। थैंक यू सो मच।